Good morning. गुड मॉर्निंग। बढ़िया है ना आप लोग? ठीक है। गुड मॉर्निंग। किया था रिवाइज? वाह। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आप लोगों को, 2-3 क्वेश्चन जो डिस्कस करे थे, जिसपे मतलब पीछे आंसर भी लिखा है, वो आंसर डिटेल में है थोड़ा। आप लोगों ने पढ़ा वो? बताइए। हाँ, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा, संडे को लिख लीजिएगा, मतलब लिखिएगा ज़रूर। उससे क्या फ़ायदा मैं बताऊँ आपको, लिखने से चीज़ें आपको याद भी होती हैं और दूसरा आपको पता चलेगा कि ज़्यादा शब्दों को कम शब्दों में कैसे समेटा जाता है ना? अब डिज़ास्टर के साथ सबसे अच्छी बात यही है कि आप जो पढ़ के जाएँगे लगभग वही सवाल आ जाएँगे। मतलब 10-15 जो 15 तरह की 10 तरह की डिज़ास्टर्स मेन होती हैं, वही आती हैं पेपर में घूम-घूम के। आप पीछे से देखिएगा, ज़्यादातर टाइम वही आएँगी घूम-घूम के। ठीक है? तो आज एक चीज़ देखिए, ऐसा करेंगे, जैसे बहुत चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं, बहुत चीज़ें हैं, फिर वही जो एनवायरनमेंट में हम लोगों ने किया था कि जो मतलब केवल केवल पढ़ने वाला है, रटने वाला है, उस चीज़ को थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है? तो उसको आप लोगों को घर में जाके ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करना होगा, है ना? कल हम पूछेंगे भी इसको। और सर, मेंस की क्वेश्चन लिखने में कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। निशी निशी ने बोला है कि सर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। तो देखिए, कॉन्फिडेंस क्या होता है मैं बताऊँ आपको। कॉन्फिडेंस आपका नॉलेज प्लस एक्शन, ठीक है? कॉन्फिडेंस कुछ और नहीं है बल्कि आपका नॉलेज प्लस एक्शन, दोनों चीज़, या प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कह दो इसको, एक्शन को प्रैक्टिस कह दो। नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों मिलके आपका कॉन्फिडेंस बनते हैं। किसी भी चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको उस चीज़ का नॉलेज हो और उस चीज़ की प्रैक्टिस हो। तो चूँकि आपने अभी लिखना शुरू किया है, तो दोनों चीज़ की कमी है आपके अंदर, नॉलेज की भी और प्रैक्टिस की भी, ठीक है? तो कोशिश हमारी ये है कि आपको नॉलेज इधर से मिल जाए, हम लोग की तरफ से आपको नॉलेज मिल जाए और प्रैक्टिस जो है, वो आपको खुद करनी है, ठीक है निशे? तो बहुत घबराने की बात नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, आराम से आप कर पाएँगे, ठीक है? और पढ़ाई करिए और अभ्यास करिए, पढ़ाई करिए, अभ्यास करिए, है ना? पढ़ाई से आएगा नॉलेज और अभ्यास से आपको आएगी एक्सपर्टीज़, और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आएगी। ठीक है? और ये एग्ज़ाम इसी का है, एक्सपर्टीज़ और इसका। मुझे लगता है मिनिमम और मैक्सिमम कुछ नहीं होता है। लिखने की आदत डालिए, फिर जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक चीज़ का, उसके सारे पीवाईक्यू कर डालिए। जैसे आपका मान लीजिए डिज़ास्टर का सिलेबस परसों कंप्लीट हो जाएगा, तो आप परसों तक इसके सारे पीवाईक्यू जो भी आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पिछले 10-15 सालों में, है ना? 10 साल मान लीजिए, 2013 से ले लीजिए, तो जैसे जितने भी आए हैं वो सब आपको ये करने होंगे। याचना बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से होगा, ठीक है? लिखते जाइए आप लोग। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मैं सजेस्ट कर दूँगा जो 10-12 साल का होगा, मैं देख लेता हूँ कौन-सा बेस्ट चल रहा है, ठीक है? जिसमें टॉपिक वाइज़ बँटे हुए हैं, फिर आप लोग वही कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कल जो सुनामी के बारे में पढ़ा था,
उसके बाद सुनामी कई तरीके से आ सकता है, तो इनको लिखा कैसे जाता है? जैसे अब आपका आ गया सुनामी क्या है और सुनामी से निपटने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं, या अर्ली वार्निंग का सिस्टम क्या है इसका, ठीक है, पूर्वानुमान का, सुनामी पूर्वानुमान के बारे में बताएं। तो आपको सबसे पहले सुनामी की परिभाषा लिखनी होगी, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट से आपको बताना होगा कितनी तरीके से सुनामी आ सकता है, जो पीछे आपको बताया गया था वो फ्लो चार्ट में बता देंगे। फिर उसके बाद, ठीक है, और हर इंट्रो में एक चीज और बतानी है आपको। सर रिपीट क्वेश्चंस नहीं पूछते, कौन कह रहा है रिपीट नहीं पूछते? रिपीट ही पूछता है, 80% पेपर रिपीट होता है। अगर रिपीट नहीं पूछता तो जब हम हर साल वही पढ़ाते हैं तो कैसे आ जाते हैं वही सवाल फिर अगली बार? पढ़ाई वही हो रही है, सबकी पढ़ाई हो रही है, सिलेबस वही है और इम्पोर्टेंट भी वही है, तो रिपीट खूब पूछता है। भूकंप कितनी बार पूछा है, वल्नरेबिलिटी कितनी बार पूछा है ना? खूब प्री में भी रिपीट होते हैं और मेंस में भी रिपीट होते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, मतलब आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर राइटिंग तो बहुत आसान है। मैंने क्या बताया आपको कि डिज़ास्टर में आपको पहला लाइन तो मैंने पहले दिन बता दी थी। अब दूसरी लाइन मेरी तरफ से और सुन लो कि आप चाहो तो विश्व का नहीं तो भारत का कितना क्षेत्रफल उस डिज़ास्टर के अंदर आता है? विशेष डिज़ास्टर के अंदर, तो अगली लाइन वो लिख दीजिए। विशेष आपदा के अंतर्गत है। कितना क्षेत्रफल भारत का किसी विशेष आपदा के अंतर्गत है, उसमें ये लिख दीजिए। तो जैसे मैं ऐसे कहूँ कि सुनामी, तो सुनामी कैसी आपदा है? जियोफिजिकल है ना? जियोफिजिकल है, भूभौतिक आपदा है ना, क्योंकि भूकंप से आती है। भूभौतिक आपदा है सुनामी। अब सुनामी एक भूभौतिक आपदा है, ठीक है? या कह सकते हैं भूभौतिक आपदा से उत्पन्न उच्च सागरीय लहरें, है ना? ऐसे कह सकते हैं खतरनाक उच्च सागरीय लहरें हैं जो तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। भारत का कितना क्षेत्रफल जैसे आ जाए तो आप बताएंगे हिंद महासागर प्रशांत महासागर वाली बात भी बता सकते हैं यहाँ पे कि दुनिया भर में प्रशांत महासागर सबसे सर्वाधिक प्रोन है किसके लिए प्रवण है, इनके लिए सुनामी के लिए, और हिंदुस्तान के भी तटीय राज्य सुनामी के लिए प्रवण है। ये बात आप बता दिए। फिर उसके बाद कैसे आया वो बात बता दिए, ठीक। फिर उसके बाद आपने पूर्वानुमान का पूछा तो पूर्वानुमान कर दिया, वल्नरेबिलिटी का पूछा है तो वल्नरेबिलिटी। अच्छा, वल्नरेबिलिटी अगर पूछेगा तो आप क्या क्या डाल सकते हैं इसमें? बताइए। देखो इसमें अगर भारत की वल्नरेबिलिटी पूछेगा तो आपको हर वो चीज आपको बताना पड़ेगा। तटीय क्षेत्रों में बहुत जनसंख्या है हमारी, है ना? और हमारे कई तो पहले बात तो बहुत लंबी तट रेखा है एक, दूसरा तटीय क्षेत्रों में बहुत जनसंख्या है, तीसरा एक प्राकृतिक कारण भी है भारत की वल्नरेबिलिटी का, और वो है कि हमारा जो इंडिया का सिस्टम है, तो इंडोनेशियन प्लेट जो आपकी है, ठीक है, और म्यांमार प्लेट, वो उसके अंदर इंडियन प्लेट जा रही है, वो उधर हो गया, और इधर का क्या पे हो रहा है, इधर अरेबियन सी में भी आप जानते हैं कि हमारी अरेबियन प्लेट इंडियन प्लेट के नीचे आ रही है, तो आपको ये दोनों पक्ष रखने होंगे वहां। अरे आराम से आएगा, बिल्कुल पैसा, अभी तो शुरुआत किए हैं, महीने 2 महीने लिखेंगे वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम सुनामी पूर्वानुमान की बात कर रहे थे। सुनामी पूर्वानुमान में आपको अब इंट्रो यही लिखना है आपको, आपदा में हर आपदा में इंट्रो यही लिखना है अगर कोई पर्टिकुलर आपदा आती है। तो अब इंट्रो आपका तैयार हो गया पूरी आपदाओं के लिए, सब आपदा के लिए तैयार हो गया। भूकंप आए तो भारत का 59% क्षेत्रफल भूकंप के अधीन है, मतलब अत्यधिक भूकंप के अधीन या मध्यम से लेकर अति तीव्रता के भूकंप के अधीन है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, आराम से आ जाए। अब सुनामी पूर्वानुमान में जो बात है उस पे आते हैं। तो हमने कहा था कि सुनामी पूर्वानुमान के लिए आप क्या-क्या लगा सकते हैं? नंबर 1 टाइड गॉग लगा सकते हैं। सुनामी के पूर्व के लिए ज्वार
मापक लगा सकते हैं। टाइड गॉग का मतलब होता है कि जब लहरें ऊंची उठने लगती हैं उनको नाप लेते हैं। तो ये समुद्र की ऊपर ऊपर सतह पे लगे रहते हैं टाइड गॉग, ठीक है। समुद्र के ऊपर सतह पे लगे रहते हैं टाइड गॉग। और इसके बाद क्या लगा सकते हैं आप, एक तो समुद्र के ऊपर लगा लिया और एक समुद्र के नीचे लगा दिया, ठीक। एक समुद्र के ऊपर लगा दिया, एक समुद्र के नीचे लगा दिया। समुद्र के नीचे जो लगाएंगे सतह पे तय, एक समुद्र में दो होते हैं, तल और नीतल। मान लीजिए ये सागर है आपका, ये सागर है, तो इसमें ये जो होगा, ये क्या है, ये है नीतल, और ये क्या है, सतह या तल। ठीक है। तो जो नीतल होता है इसमें आपने टाइड गॉग कहाँ लगाया, यहाँ पे टाइड गॉग लगा दिया आपने। ये क्या है, टाइड गॉग, ज्वार मापक। टाइड गॉग ही लिखिएगा, टाइड गॉग, गॉग लिख दीजिएगा ऐसे, या ज्वार मापक लिख दीजिएगा, टाइड गॉग, ठीक है, ज्वार मापक। फिर इसके बाद आपका नितल। नितल में आप क्या लगाएंगे, नितल में आप लगाएंगे गहरे सागरीय नितल दाब मापक, है ना, दाब रिकॉर्डर, गहरे सागरीय नितल दाब रिकॉर्डर, ये आप यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अब ये जो भी है, ये जब कुछ भी होगा, यहाँ कोई हलचल होगी, कोई प्रेशर चेंज आएगा, तो जब प्रेशर चेंज होगा तो ये तुरंत किसको दे देंगे, इंडिकेशन ऊपर जो शिप होंगे उनको दे देंगे, या जो सैटेलाइट होगा उसको दे देंगे। तो ये सारे आपको टर्म यूज करने हैं, जब सुनामी की बात आएगी तो ये टर्म्स यूज करने हैं आपको, और इसी से आपको मिलेगा मार्क्स। और आपको अगर ये मैप याद रहे तो आपको पता है अरेबियन सी में हमने यहाँ लगाए, यहाँ क्यों लगाए, यहाँ क्यों नहीं लगाया हमने, ये बताओ। अरब सागर में हमने यहाँ क्यों नहीं लगाए, यहाँ क्यों लगाए, और बंगाल की खाड़ी में यहाँ क्यों नहीं लगाए, यहाँ क्यों लगाए, क्या लगता है, बताइए। बताइए बालको। एक्चुअली यहाँ पे अरेबियन प्लेट मैंने पहले ही बताया था, सुनामी आती कैसे है, जब कन्वर्जेंट प्लेट बेसिकली नीचे जाती है ना, जब अभिसारी सीमाएं के सहारे एक प्लेट नीचे जाती है, ठीक है, दूसरी प्लेट के नीचे अवक्षेपित होती है, तो आपको यहाँ पे अरब प्लेट है, अरेबियन प्लेट वो नीचे जा रही है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि दो तीन प्लेटें हैं, यहाँ पे म्यांमार प्लेट है, उस और इधर इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, उसके नीचे जा रही है इंडियन प्लेट। तो यहीं पे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होगी, और यहीं पे भूकंप के कौन से पार्ट आएंगे, कन्वर्जेंट अभिसरण वाले भूकंप आएंगे। तो अभिसरण वाले भूकंप अगर आएंगे तो वहीं पे हम लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा, ये आपको अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब ये मैप याद नहीं रखना, आपको ये वाली बात याद रखनी है, मैप वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि भाई प्लेट्स जहां जहां है वहीं पे भूकंप की संभावना है, और वहां पे भूकंप अगर आएगा तो वहां पे सुनामी भी आएगी। तो अगर कोई ये कह दे कि अरब सागर में सुनामी नहीं आती, ये भी गलत बात है, अरब सागर में भी सुनामी आ सकती है। तो पूर्वानुमान में आपका पहला क्या लगाया, आपने सागरीय सतह में तटीय क्षेत्रों में टाइट गॉग लगा दिए। तटीय क्षेत्रों में टाइट गॉग आपने देखा है कि किनारे किनारे लगे, यहाँ लगे हैं, 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 सब जगह लगे, ठीक है, टाइट गॉग। और इनको रियल टाइम है, ये वास्तविक समय टाइट गॉग है। और इनको किससे जोड़ लिया आपने, सैटेलाइट से। अब ये टाइट गॉग जब भी यहाँ पे चेंज आएगा थोड़ा भी सागरी लहरों में, तो ये तुरंत बता देंगे,
ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात समझ में आई ना कि कहाँ क्यों लगाए गए और क्या लगाना चाहिए। 2 चीज़ आपको समझ में आ गई, टाइड गॉग और गहरे सागरीय नितल दाब रिकॉर्डर। चलो आगे। अब भारत ने एक सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित की है और एक संस्थान बनाया है। कहाँ पे बनाया है? ये देख लीजिए। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली ITEWS की स्थापना वर्ष 2007 में की गई। या इनकोइश, इनकोइश एक सेंटर है हैदराबाद में, ठीक है। इनकोइश हैदराबाद में वर्ष 1999 में स्थापित हुआ था इनकोइश, ठीक है। इनकोइश हैदराबाद, इनकोइश क्या होता है? ये इनकोइश ओशन रिसर्च का वो है, ओशनिक रिसर्च जो हो रही है। इनकोइश का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, क्या फुल फॉर्म है इसका? इनकोइश का क्या है फुल फॉर्म? INCOIS, इनकोइस हैदराबाद, बताइए। क्या है फुल फॉर्म? कह रहे आप गोल मटोल है इसलिए अच्छे लगते हैं। ठीक है, नहीं पता, किसी को नहीं पता? कोई तो बता सकता है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसकी देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब स्कूल टाइम पे था तब इसके बारे में, जब ITEWS बना तब मैंने पढ़ा था। मैं 12th में था 2007 में, ठीक है। तो आप लोग लग रहा है इतना बुढ़ा हो गया है लड़का, हम लोग बूढ़े हो गए, उम्र हो गई हम लोग की, ठीक। अब 2007 में था, उसी वर्ष में ये भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का भी विकास हुआ था। तो उस टाइम मैं विज्ञान प्रगति पढ़ा करता था, उसमें बड़ा डिटेल में आया था। तो आज भी मुझे याद है कि क्या कहाँ से ये चीज, मतलब जिस ईयर में हम 12th में थे उस ईयर में बनी थी, ठीक। और ये इनकोइश हैदराबाद में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस में इसको लगाया गया है, एक सेंटर बनाया गया है हैदराबाद के अंदर में, ठीक। और ये किस मंत्रालय के अंदर है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है। इनकोइस जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर स्वायत्त निकाय है। क्यों मुश्किल लग रहा है? तो अपनी भाषा में ना थोड़ा थोड़ा अपना नोट्स बना लीजिए PPT की हेल्प लेके। अच्छा, दिख नहीं रहे? आप ठीक है? अब दिख रहा हूं? अब है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अब ये जरूरी नहीं है कि PM महोदय के अंदर, जिसको भी बना दिया जाएगा मंत्री उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर स्वायत्त निकाय इनकोइस, उसी के अंदर में ITWS स्थापित किया गया है, ठीक। अब इसमें क्या क्या है? कह रहा है यह अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ DST साइंस टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, और भारतीय सर्वेक्षण और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सारे सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये गोवा में है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का है NIOT, आई थिंक गोवा में ही है। NIOT, ये सब का एक एकीकृत प्रयास है। अब इसमें से जैसे DST हो गया, DOS हो गया, ये सारे किसके अंदर है? प्रधानमंत्री के, डायरेक्ट, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिक वास्तविक समय में हिंद महासागर में बड़े समुद्री भूकंपों का पता लगा सकते हैं और भूकंप आने के 10 से 20 मिनट बाद सुनामी की चेतावनी दे सकते हैं, ठीक है। भूकंप के 10 से 20 मिनट बाद के अंदर सुनामी की चेतावनी दी जा सकती है, ठीक। तो पूर्व चेतावनी प्रणाली में दो चीजों का इस्तेमाल हुआ है बेसिकली, पहला टाइड गॉग, ठीक, और दूसरा डीप ओशन प्रेशर रिकॉर्डर, डीप ओशन बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, ठीक है। अब
वर्ष 2004 में क्या हुआ? भारत, अच्छा बताओ, वर्ष 2004 में आई सुनामी से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान क्यों हुआ था? ये बताइए। जो भूकंप आया था वो 2004 के बाद, 4 में क्यों नुकसान हुआ था? 4 में हमारे पास कोई प्रणाली नहीं थी, पूर्वानुमान का कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि इसके पहले जो सुनामी आई थी वो 1880 के आसपास आई थी। कल हम लोगों ने बात करी थी ना कि जो पहले आई थी 100 150 साल पहले आई थी सुनामी। तो अब आपको बीच में कभी आई नहीं तो आइडिया ही नहीं लोगों को कि इंडिया में सुनामी भी आ सकती है। तो जो उड़ीसा और ये सब तटों में लोग थे उस टाइम पे, तो जब पानी पीछे जाने लगा तो ये लोग पानी के साथ अंदर जाने लगे समुद्र के, और फिर जो आई सुनामी तो बहुत ज्यादा लोगों की आई। ना कोई बचाव प्रणाली विकसित थी, ना कोई पूर्वानुमान प्रणाली विकसित थी, और ना ही अवेयरनेस थी। तो जब अवेयरनेस नहीं होगी, पूर्वानुमान प्रणाली नहीं होगी, बचाव प्रणाली नहीं होगी, सरकार को भी आइडिया नहीं होगा, तो नुकसान हाईएस्ट होगा, और वही नुकसान हाईएस्ट हुआ। बहुत बढ़िया। तो वही बता रहा है इसमें कि 2004 में भारत में कुछ भी नहीं था, सुनामी के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद बैठक हुई थी कहां पे? यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ओशन कमीशन है यूनेस्को का। वर्ष 2011 में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ 28 हिंद महासागरीय तटीय देशों के साथ क्षेत्रीय चेतावनी जारी करने के संबंध में भारतीय चेतावनी केंद्र की सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता दी। देखिए, भारत न केवल ये भारत के लिए सुनामी जानकारी देता है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के लिए भी ITOS को, ठीक है, क्या बनाया गया है? इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में, TSP के रूप में, है ना, सुनामी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये मतलब कहने का हुआ कि केवल भारत के लिए नहीं, अंतरराष्ट्रीय महत्व का भी मुद्दा है भारत के जो इनको इसमें बना हुआ है ITWS। अब ये उसी पे बात हो रही है कि हाल के दिनों में क्या क्षमता निर्माण प्रयास हो रहे हैं, ये सब ड्रिल व्रिल, इस सब की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे उड़ीसा के 2 गांव, गंजम जिले के में वेंकट रायपुर और जगत सिंहपुर में सुनामी के प्रति पूर्ण तैयार है। तो देखो, इन गांवों को दर्जा दिया गया है कि ये दोनों गांव जो है, सुनामी आएगी तो पूरी तरह से तैयार है, एक भी नुकसान नहीं होगा, मान पूरी तरह से तैयार। तो ये सब एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिया किसी तरह से विलेज लेवल का, तो बहुत मार्क्स आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप PPT को पढ़िएगा। हाँ, नेशनल ओशन टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में, हाँ, वही मैं कह रहा था कि मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है कहाँ पे है। गोवा में भी एक ओशन इंस्टीट्यूट है, कौन सा है बताइए? गोवा में कौन सा है? दीपशिखा, गोवा में कौन सा है? एक ओशन से ही संबंधित इंस्टीट्यूट गोवा में भी है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, आप लोग सर्च करके बताइए। ओशन एंड पोलर रिसर्च करके है कुछ उसका, नेशनल ऑफ ओशिनोग्राफी है ना, ये है, हाँ, नेशनल ऑफ ओशिनोग्राफी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी तमिलनाडु हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी गोवा हो गया, है ना, तो कहीं गलती ना हो इसमें। अब आ जाइए, कह रहे हैं इनक्वाइस जो है, इनक्वाइस 35 स्टेशनों का एक नेटवर्क है, स्थापित कर रहा है, जो वास्तविक समय में प्लेट टेक्टोनिक की गति का अनुमान लगाएंगे और सीधे समुद्र पर लंबवत विस्थापन को मापेंगे। जो भी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वाटर का विस्थापन होगा, उसको ये नापेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। पढ़ने की बात देखिए, पहले से आना जरूरी नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद अपने आप आने लगेगा, पेपर में आपको लिखना है। अब जैसे मैंने क्या कहा था कि सब ये तो आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया, फिर संरचनात्मक उपाय और क्या कर सकते हैं इसमें सर, है ना। तो संरचनात्मक उपाय में आप दीवार बना सकते हैं, देखिए आप कैसे बना रहे हैं दीवार,
है ना? मैंग्रोव और अन्य वनस्पति लगा कि ये इस तरह से मैंग्रोव बहुत बड़े रक्षक होते हैं सुनामी से। आश्रय और राहत केंद्र, लोकल नॉलेज सेंटर कि कब-कब सुनामी आती है तो क्या-क्या करना चाहिए, है ना? कहाँ-कहाँ कौन-सा क्षेत्र है जहाँ पे पानी जल्दी आ जाता है, कौन-सा क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ये स्थानीय जो ज्ञान केंद्र होते हैं उनमें ये बात रहती है। और सड़कें वगैरह कैसी बनाई जाएँ, मजबूत बनाई जाएँ, कहाँ से बनाई जाएँ कि वो ना टूटे और कौन-कौन से एरिया से सड़कें गुजरें कि पानी ना भरे, ठीक है? इसमें गैर संरचनात्मक मतलब क्या संरचना नहीं बनाया, मानचित्रण कर लिया आपने, ज़ोनेशन, है ना? मैपिंग कर लिया आपने, मैपिंग ऑफ कोस्टल ज़ोन्स, ट्रेनिंग दे दी। मैंने क्या कहा था कल कि इसमें कुछ बन नहीं रहा है। सीआरजेड कानून लागू कर दिया, कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन कानून होते हैं। और आपने अवेयरनेस कैंपेन लगा लिए। अवेयरनेस कैंपेन लगा लिए। ठीक है, ये बात ठीक है, बताइए। कोई समस्या यहाँ तक, है ना? तो बहुत कुछ देखो कई लोगों के लिए करता है कि वो ऐसा उत्तर लिखेंगे जो इतिहास में कभी नहीं लिखा गया होगा। ऐसा सोचते हैं कई लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सा लिख के आते हैं और बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है? तो ऐतिहासिक उत्तर लिखने के चक्कर में कई लोग उस दिन की तैयारी करते हैं कि जिस दिन मैं ऐतिहासिक उत्तर लिखने में सक्षम होऊँगा, उस दिन लिखूँगा। तो इससे आप बचिए, कोई ऐतिहासिक उत्तर नहीं होता, बिल्कुल सिंपल उत्तर से लिखना शुरू होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 चीज़ों में असली संबंध क्या है ना? उसको समझना होगा। जैसे कई लोग कहते हैं, मुझे लिखना नहीं आता इसलिए मैं नहीं लिखता। जबकि असल बात ये है कि जब आप लिखेंगे तभी लिखना आएगा, उल्टा बात है ना? उल्टी बात है। कहते हैं मुझे लिखना नहीं आता इसलिए मैं नहीं लिखता। तो आप लिखना सीखेंगे तभी तो लिखेंगे और लिखना सीखने के लिए लिखना पड़ेगा पहले। है ना? कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन लिखा है मैंने। कोस्टल COASTAL कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन CRZ के जो कानून है। सड़कें कैसे? मैंने बताया तो कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सड़कें गुजरे जहां पे सुनामी नुकसान ना पहुंचाए और सड़कें ऐसे बनाई जाए मजबूत तरीके से कि सुनामी को सही करने में भी सक्षम हो ताकि उसके बाद, है ना, सुनामी के बाद का जो रिहेबिलिटेशन है वो आसानी से हो पाए। अगर सारी सड़कें और पुल टूट गए तो आप वो सहायता दे राहत सामग्री भी नहीं पहुंचा पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बताया तो है, लिखा तो है ये लिखा नहीं है क्या DOS? ये क्या लिखा है? अंतरिक्ष विभाग लिखा तो है, आप जरा बताओ, एवं लिखा भी है। अब जैसे ये सवाल आया, दिसंबर 2004 में भारत समेत 14 देशों में आए सुनामी ने कनाडा आया, सुनामी घटना के लिए उत्तरदायी कारकों और जीवन और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। एनडीएमए के दिशा निर्देशों के आलोक में ऐसी घटना के जोखिम को कम करने के लिए तैयारी के लिए तंत्र वर्णन करें। अब इसमें जो आपका एनडीएमए का तंत्र है, वो पूरा एनडीएमए के जो दिशा निर्देश है मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जारी किए। ऐसी घटनाओं के दौरान लचीलेपन के उपाय पर केंद्रित है, ठीक है? और एनडीएमए द्वारा अनुशंसित केंद्र में शामिल है। तो वहां पे बाकी चीज होगी, एनडीएमए की बात मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लेंगे। पहले प्रारंभिक चेतावनी, फिर सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा, भूमि उपयोग का आयोजन और जोनिंग जो पीछे लिखे उसी को एनडीएमए ने और बढ़िया तरीके से बताया है। क्षमता निर्माण, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर संरक्षण, है ना? ये आप आराम से इसको पूरा देख लेंगे तो आपका आंसर बहुत बढ़िया से लिख जाएगा। बताइए। अब हम अगली आपदा में जा रहे हैं, ये भी भूकंप से रिलेटेड है। पहले भूकंप, फिर भूकंप से रिलेटेड सुनामी, ये भी कहीं ना कहीं भूकंप और अन्य चीजों से भी है, ठीक है, रिलेटेड है। हाँ, सारे कंप्लीट आंसर लिखे हैं। मैंने इस पे क्यों आंसर कंप्लीट लिखे हैं? क्योंकि इस पे कुछ इनोवेशन नहीं होता, इस पे इनोवेशन नहीं होता, इस पे बार बार आपको वही लिखना है। डिजास्टर की सबसे खास बात यह है कि बार बार वही चीज लिखना है, आपको आता है, यू नो कि क्या आएगा।
हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन असल में अपनी तरफ के कोई सुझाव होते नहीं है। जो हम पढ़े रहते हैं वही सुझाव हम लिखते हैं। अपनी तरफ से क्या ही लिखता है आदमी? अपनी तरफ से लिखते हैं रिसर्चर, जो शोध कार्य कर रहे हैं। दसियों साल लगा देते हैं एक-एक चीज़ लिखने में। तो हम यूपीएससी वाले अपनी तरफ से बहुत कम चीज़ लिखते हैं। हम जो पढ़ी-पढ़ाई बातें हैं वही लिखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ यूपीएससी जो है यूपीएससी जो है, जो है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा होशियार और बहुत दिमाग वाले लोगों का काम नहीं है। यूपीएससी बहुत नकल मारने वाले लोगों का काम, निकालना, क्योंकि आपको बार-बार वही चीज़ रिप्रोड्यूस करनी है और रटना है और फिर उसको लिखना है ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। तो अब हम जा रहे हैं भूस्खलन के बारे में। हाँ, करंट का क्या, करंट तो ऐड ही कर दिया आपने इसमें। अब सुनामी लास्ट तभी आई थी, उसकी करंट क्या ऐड करेंगे? अगर करंट में कोई तकनीक बनी है या कोई बैठक हुई है सुनामी को लेके और आपने पढ़ी है तो कर दीजिए, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो अब हम जा रहे हैं लैंडस्लाइड भूस्खलन। अब इसमें भी मैंने बहुत तरीके बताए हैं। लैंडस्लाइड क्या है, ये है, वो है। तो आपको कुछ-कुछ चीज़ें अपने मन से पढ़नी होगी, कुछ-कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे करवाऊँगा। ये देखिए चित्र दिख रहा है आपको? ये लैंडस्लाइड का चित्र है कि ऊँचाई वाले क्षेत्रों से गुरुत्व के प्रभाव में जो पृथ्वी का कुछ भाग, है ना? सतह का कुछ भाग नीचे खिसक जाता है। तो उसको क्या कहते हैं आप? लैंडस्लाइड। अब देखिए आप, भूस्खलन से तात्पर्य भूमि के बड़े भाग के नीचे की ओर खिसकने से है, जो पहाड़ी या पहाड़ी ढलानों के साथ होता है और अचानक या धीमा हो सकता है। दोनों, जय कई बार हम सोचते हैं लैंडस्लाइड केवल अचानक होगा, नहीं, लैंडस्लाइड धीरे-धीरे भी होता है। ठीक है? तो भूस्खलन कुछ और नहीं है। लैंडस्लाइड रिफर टू द डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ लैंड मास व्हिच अकर अलोंग स्टीप स्लोप्स ऑफ द हिल और माउंटेन्स एंड मे बी सडन और स्लो। ठीक है? तो ये आपका अचानक भी हो सकता है और धीरे-धीरे भी हो सकता है। हाँ, जो कई जगह होता रहता है, हिमाचल में और वेस्टर्न घाट में और उत्तराखंड में, हिमालय के पूरे इस पार्ट में, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, जहाँ पे ढाल 20 डिग्री से ज़्यादा है, वहाँ कहीं भी ये हो सकता है। भूस्खलन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो मलबा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह। मलबा या कीचड़ प्रवाह क्या होता है? मतलब कहने का इसको बोलते हैं मड फ्लो। इसमें जो फ्लो होता है, वो सारा भुरभुरा पदार्थ होता है। समय की सामग्री नहीं होती, जुड़ी हुई चट्टानें नहीं होती। ठीक है? इसका मतलब समझे आप? कीचड़ जो है, मड फ्लो है, वो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहता, चट्टान रूप में नहीं रहता। इसीलिए इसको कहा जाता है गैर समेकित सामग्री का प्रवाह, जो हर मिट्टी के कण अलग-अलग है। तो उनका जब ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे ये मलबा है, मलबा या गैर सामग्री का समेकित सामग्री है। समेकित का मतलब जुड़ी हुई, गैर समेकित मतलब जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है? अब दूसरा क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने लगे। इसको कहेंगे आप समेकित पदार्थ का प्रभाव। 2 चीज़ हो सकती है इसमें, ठीक है? अब भूस्खलन का क्या कारण है? पूछक कह रहा है कि भूस्खलन के कारण क्या है? ठीक है? तो अगर हम बात करें तो सबसे कह रहा है किसी ढाल में स्थित चट्टानी या मृदा पदार्थ की संगठित रहने की शक्ति, वहाँ पर कार्य कर रहे गुरुत्व के अधीन शक्तियों से कम हो जाती है, तो भूस्खलन की घटना होती है। ये आपको दूसरा पैरा लिखना चाहिए। सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप समझ के पढ़ा रहे हैं। आप नहीं, हम समझ के पढ़ाए, बताए हम। आपका आशय क्या है बेटा नरेंद्र? बताइए। बेटा नरेंद्र क्या आशय है आपका? बाल नरेंद्र बताएं। स्लो पढ़ाएं। मैं एक्चुअली क्या है ना, इसमें जो समझाने वाला पार्ट है वही मैं समझा रहा हूँ। बाकी पढ़ने वाला पार्ट है, मैंने पहले ही गुरुत्व वाली बात बता दी है आपको। ऐसा नहीं कि मैंने ये बात नहीं बताई। पीछे क्या बताया था डेफिनिशन में मैंने? गुरुत्व के प्रभाव में जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों से, ढाल वाले क्षेत्रों से जब
चट्टानी पदार्थों समेकित या गैर समेकित का प्रवाह होता है नीचे की ओर, तो इसे क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड। तो इसमें क्या हम कहना चाहते हैं? सर टॉपिक को थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा ये बताओ, रुको, नरेंद्र भाई रुको, मैंने समझाया नहीं इस टॉपिक को भी, इसको क्या बताया मैंने? पहले कितने लोगों को लग रहा है कि मैंने नहीं समझाया और क्या कर रहा हूं? कह रहे जो टॉपिक मैं समझा रहा हूं उसी को कह रहे समझा दीजिए। अरे तो रुक जाओ, पूरा टॉपिक खत्म होगा तब बताना कि नहीं समझ में आया। है ना? चलो, इसमें देखिए, अभी मैं जब ये बताऊंगा कि हिमालय में क्या अंतर है, वेस्टर्न घाट में क्या अंतर है, वहां ज्यादा समझने वाली बात है। यहाँ तो कंटेंट है, कंटेंट देखो क्या क्लैरिटी नहीं आ रही। चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाता हूँ। हाँ तो यही तो बताया मैंने कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हर चीज को नीचे की ओर लाता है, ठीक है। और अगर कोई चीज मान लीजिए ऐसे ढाल है, ऐसे ढाल है, अब यहाँ पे ऐसे ही ढाल है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे नीचे की तरफ लाने की टेंडेंसी होगी। गुरुत्वाकर्षण बल है, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कक्षा 1 की तरह। मुझे लगा था आप लोग 12th पास है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जानते होंगे, आप नहीं जानते तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वो ऐसी एक ऐसा छद्म बल है, स्यूडो फोर्स है, जो पृथ्वी के आसपास किसी भी पिंड के आसपास किसी भी चीज को क्या करता है, उस पिंड की ओर आकर्षित करता है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ गुरुत्वाकर्षण क्या है? आओ आओ बेटा, तो गुरुत्वाकर्षण पे पहले बात कर लें, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण है इसमें क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और इसकी पहली बार खोज न्यूटन ने करी थी, ठीक है। अब इस पे जो न्यूटन ने कहा कि दो पिंडों के बीच, न्यूटन ने क्या कहा, दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। और उसका मान क्या होता है, स्मॉल जी के बराबर होता है। दो पिंड में पहले का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, और ये आकर्षण बल इनके m1 m2 के गुणे और इससे भाग अगर दे दें इनके बीच की दूरी का, सपोज करो ये एक पिंड है, एक ये पिंड है, m1 पिंड ये है, m2 पिंड ये है, और इनके बीच की दूरी है 1000 किलोमीटर, तो इनके बीच दोनों को भाग दे दें तो जो निकलेगा ये r हो गई, तो इसका स्क्वायर से निकाल दें, फिर कैपिटल जी से गुणा कर दें जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो जी का मान निकल आएगा। और पृथ्वी पे औसत जी का मान 9.8 है, ठीक है। तो ये जो पदार्थों में आपस में आकर्षित होने की शक्ति है उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। और आपस में ये आकर्षित नहीं, ये हमेशा ऊंचाई से उस पिंड की ओर जाएगा। तो अगर कोई सतह पे भी ऐसे है, तो यहाँ पे अगर कोई पिंड रखा है तो वो भी पृथ्वी की तरफ नीचे की ओर आकर्षित होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट न्यूटन का था और न्यूटन के कॉन्सेप्ट बहुत दिनों तक चलते रहे। उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आया गुरुत्वाकर्षण का, आज ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। आज गुरुत्वाकर्षण का जो कॉन्सेप्ट है शिफ्टेड है, वो आइंस्टीन का है। आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है। आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया कि जरूरी नहीं है कि दो पिंड हो तभी गुरुत्वाकर्षण लगे। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण किसी एक पिंड का भी एक क्षेत्र हो सकता है जो टाइम स्पेस मैट्रिक्स में क्या करता है, दबाव बनाता है। सपोज करो ये टाइम की लाइन है, ये क्षेत्र की लाइन है, स्पेस की लाइन है। अब इसमें अगर कोई पिंड यहां रखा है तो वो दबाव बनाएगा ऐसे। तो ये जो ढाल है टाइम स्पेस का, डिफॉर्मिटी इन टाइम स्पेस, और ये ढाल ढाल जो है यही गुरुत्वाकर्षण। अगर यहाँ कोई पिंड होगा तो इसकी तरफ आएगा, यहाँ कोई पिंड होगा तो इसकी तरफ आएगा, अगर इस ढाल के बाहर है तो इसकी तरफ नहीं आएगा। ये क्या है,
गुरुत्वाकर्षण का आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट है। नरेंद्र जी कहाँ हैं आप? अब ये गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट हुआ। तो इस पे क्या करते हैं हम कि गुरुत्वाकर्षण लगाइए इसमें। अरे तो अर्थ पे भी है तो भी तो नीचे की ओर खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण अर्थ के केंद्र की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण वो शक्ति है जो अर्थ के केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, वही तो बता रहा था मैं कि ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। ये कॉन्सेप्ट पुराना है, अब ये चलता है, एक पिंड अकेले लगा सकता है। तभी मैं कहता हूं यार कि जो काम की चीज है मैं वो पढ़ा देता हूं। आप लोग बाल की खाल निकालेंगे तो किसी विषय की लिमिट नहीं है, मैं सही बता दूं तुम्हें। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जब भी अभी तक मैं यूपीएससी, मतलब हम लोग अभी तक उतनी ही पढ़ाई की, लगभग सब सब्जेक्ट बराबर पढ़ लिए। तो यूपीएससी भर का तुमको सब सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद ही लिखते हैं सारे सब्जेक्ट। तो इसलिए उस पर अगर घुसोगे तो बेमतलब की बात है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो ये आपकी कमी है। ठीक है, जाके पढ़ना। गुरुत्वाकर्षण ही, ब्लैक होल भी गुरुत्वाकर्षण ही है। ब्लैक होल जो है वो भी गुरुत्वाकर्षण है। तो आपको हमने बताया कि पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचने की एक पृथ्वी की शक्ति है जो क्यों आई है, क्योंकि पिंड में द्रव्यमान है, मास है। तो अब इस स्तर पे क्या होगा, अगर कोई चीज पृथ्वी की सतह पे है, अगर ये ऊंचाई पे है तो निश्चित तौर पे नीचे की ओर आएगी। ठीक है, अब ये पिंड अगर नीचे की ओर आने की टेंडेंसी लगता है तो यहाँ पे चिपका हुआ है, ये तब तक चिपका रहेगा जब ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ज्यादा शक्ति से चिपका रहेगा। अगर इस ये यहाँ से लूज हो गया तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे आके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर हर चीज चल, इसीलिए आप कभी कोई चीज छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो भी धीरे धीरे टूट टाट के नीचे ही आ जाएगी। क्यों नीचे आती है चीजें? एप्पल भी तो पृथ्वी पे ही था, नीचे क्यों आया? गुरुत्वाकर्षण के लिए। गुरुत्वाकर्षण के लिए एप्पल नीचे आया, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और दूसरा कारण क्या होता है? पहला तो यही हो गया कि ढाल के सहारे अगर पदार्थ असंगठित हो रहा है या ऊपर वो कमजोर हो रहा है, दरारें पड़ रही हैं, तो वो गुरुत्वा के प्रभाव में नीचे आएगा। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई? बताइए फिर आगे बढ़े। ठीक है, और अगली चीज में आते हैं हम कि वर्षा। अब देखो, अगर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, तो वो वर्षा क्या करेगी? ढलान के सहारे पानी, अब मान लीजिए कोई चट्टान है और यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, तो ये क्या करेगी वर्षा? इस चट्टान को कमजोर करेगी कि नहीं? वर्षा जल मिट्टी को ढीला करेगा कि नहीं? मड में बदलेगा, कीचड़ में बदलेगा। और एक तरीका होता है वर्षा जल का, प्रॉब्लम क्या होती है वर्षा जल के साथ कि अगर ये आया और यहाँ पे कोई दरार है मान लीजिए, तो वर्षा जल नीचे तक आ जाता है, और एक बार नीचे आया तो ये इसको फिसलन भरा बना देगा, तो ये पूरा इसके ऊपर का जितना मलबा है वो खिसकने लगेगा नीचे। खिसकेगा कि नहीं? है ना? तो जो मड फ्लो होता है बेसिकली वो संतृप्त जल ही है। मिट्टी जब संतृप्त हो जाती है जल से और उसको फिसलने के लिए एक स्लोप मिल जाता है, ढाल मिल जाता है, तो ऊपर से फिसल के नीचे आ जाती है। इन सब चीजों में बहुत दिमाग मत लगाओ। हिम का पिघलना, अच्छा बर्फ पिघलेगी, अगर बर्फ भी पिघलेगी तो पानी आएगा ना। अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी आएगा, और पानी आएगा तो आगे बढ़ते हुए वो भी तो संतृप्त कर सकता है चट्टानों को, कर सकता है कि नहीं? बताओ, है ना? हिम का पिघलना भी भूस्खलन लाता है। देखिए हिमस्खलन अलग चीज है, भूस्खलन भी लाता है हिम का पिघलना। जल स्तर में परिवर्तन, अब ये बताओ, अगर जल स्तर में, पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्तर में परिवर्तन होगा तो भी तो, भाई अगर मान लीजिए पहाड़ है,
अब यहाँ पे चट्टान, ऐसा नहीं कि ये चट्टान है ऐसे ऐसे पहाड़ी है तो यहाँ पानी नहीं होगा, यहाँ भी पानी होगा अंदर में, चट्टान के अंदर भी पानी होता है, इसीलिए तो कभी कभी ये झरने के रूप में निकलता है। हाँ, हिम पहाड़ जब टूटते हैं उसको एवलांच बोलते हैं। हिम पहाड़ जब टूटते हैं तो उसको अवलांच बोला जाता है। ठीक है। हाँ, जोशीमठ वगैरह में आपने देखा होगा कि ये वाली इवेंट बहुत देखने को मिली। ठीक है। जल स्तर में परिवर्तन, है ना। धारा क्षरण समझते हैं क्या होता है? अब देखो, ऐसे कोई धारा चल रही है, मैं अब दूसरी स्लाइड ले लेता हूं। सपोज करो कोई धारा बह रही है और ये आसपास अपने इरोजन करेगी कि नहीं? इरोजन करेगी आसपास के क्षेत्रों में। ये धारा जब बहेगी तो आसपास के क्षेत्रों को काटेगी, तो कई बार क्लिफ बन जाते हैं, ऐसे इसके नीचे से पानी बहने लगता है। क्लिफ देखा है आपने? कभी कभी आप जब जाते हैं नदियों वगैरह में कूदते हैं तो एकदम से किनारे एक क्लिफ होता है, तो वो नदी किनारे को काटती रहती है, ऊपर की मिट्टी नहीं कटती। लेकिन कभी कभी जब ये मिट्टी बहुत कमजोर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, टूट के इसके अंदर कोलैप्स कर जाएगी। तो इससे भी क्या हो रहा है, लैंड स्लाइड हो रहा है, अचानक होगा क्लिफ के सहारे। ठीक है। तो कभी आप जाइएगा वो करने के लिए, स्कंद बोलते हैं इसको, पर्वत स्कंद। हाँ, यमुना में वो खासकर ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन बीइंग की साइड का जो वॉल है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा ऊंचा होता है, यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, तो इसमें पीपीटी रटवाना है भाई, जो समझाने वाला पार्ट है वो समझा देता हूँ, बाकी तो पीपीटी रटना है इसमें डिजास्टर में। मैं पहले दिन भी बोला था कि डिजास्टर में आपको मैं क्या समझाऊं, इसमें जो समझाना है वो समझा रहा हूं। कौन है भाई? सीमा कुमारी। सीमा कुमारी इसमें पीपीटी एक एक पॉइंट नहीं समझाया, हर पॉइंट समझाया मैंने, कौन सा पॉइंट नहीं समझाया? ये भी पर समझाया, ये समेकित पदार्थ की आपको मीनिंग तक नहीं पता है और आप बोल रहे हो समझाया नहीं। एक मीनिंग नहीं पता आपको समेकित पदार्थ की, सुनने का धैर्य नहीं है आप लोगों में, बेमतलब की बात करते हो, टाइप टाइप टिक 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 करते रहोगे। मतलब थोड़ा कुछ तो सेंसिबल बनो यार। आईएएस बाद में बन लेना, पहले सेंसिबल इंसान बनो। चलो, अब जैसे ये जल स्तर में परिवर्तन हो गया ऊपर वाला, और दूसरा हो गया भूजल स्तर में परिवर्तन। भूजल मतलब अंदर के जल के, पृथ्वी के ऊपर के जल के स्तर में परिवर्तन से भी सुनामी आ सकते, लैंडस्लाइड हो सकता है, और पृथ्वी के जल के जो भौम जल है उसके स्तर में परिवर्तन से भी आ सकता है लैंडस्लाइड। कैसे? अब मान लीजिए ये रॉक्स हैं, ये रॉक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक संतृप्त रॉक है, अंदर जो रॉक है इसमें वाटर भी है, लेकिन आपने ये वाटर निकाल डाला, पूरा निकाल डाला, तो यहाँ पे आपको देखा होगा कई बार मिट्टी धंस जाती है, ऊपर वाली मिट्टी नीचे धंस जाती है। कैसे नीचे धंस जाती है? क्योंकि नीचे का वाटर आप जब निकाल लेते हैं तो वहां पे खाली जगह बन जाती है, तो ऊपर की मिट्टी अपने आप भी नीचे धंस सकती है। ठीक है। तो ये भूजल के अंदर की जो मिट्टी है, अगर अंदर का जल आप निकाल डालेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं दिल्ली में अगर आप देखें, दिल्ली में बाकायदा देखें आप, तो एक बहुत बड़ी विभीषिका का सामना हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में आप देखेंगे सबने लोकलाइट पंप लगा रखे हैं, लोकल पंप, और वाटर बड़ी तेजी से निकालना है इक्विफर का। अंदर जो वाटर वाली चट्टान होती है इसको बोलते हैं एक्विफर, जलभृत, जलभृत बोला जाता है, जो जिस चट्टान में पानी होता है। ठीक है। तो जलभृत में जब पानी है, इसका पानी निकाल देंगे तो यहाँ खाली जगह नहीं हो जाएगी क्या? वाटर निकाल लिया आपने,
अब वाटर को निकाला आपने तो यहाँ पे क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगी। खाली जगह, अगर खाली जगह हो जाएगी तो ऊपर वाली, है ना, ऊपर वाली क्या होगी, नीचे कोलैप्स कर जाएगी। और जब नीचे कोलैप्स कर जाएगी तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप इसको, भूजल में स्तर में परिवर्तन की वजह से क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो। ठीक है, भूकंप भी लैंडस्लाइड ला सकते हैं, है ना। भूकंप क्या करते हैं, ऊंचाई वाली भाई भूकंप जमीन कांपी, मिट्टी कमजोर हुई और ऊपर वाले क्षेत्रों से मिट्टी नीचे चट्टाने टूट के गिर सकती है। तो भूकंप भी क्या ला सकते हैं, उसमें ही क्या हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है। ठीक है, ज्वालामुखी गतिविधि, वोल्केनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज से भी क्या हो सकती है। अब जैसे वोल्केनो है, मान लीजिए माउंटेन है, अब वोल्केनो ऐसे नहीं फटता है, बहुत तेजी से फटता है। अब यहां से वोल्केनो आया और ये इसको हिट किया तो एकदम से फटेगा वोल्केनो, तो इससे भी लैंडस्लाइड हो सकती है क्योंकि ये बहुत तेजी से हिट करता है। ठीक है, बहुत तेजी से हिट करता है ये। देखो, हो सकता है आपको लगे कि मैं आपके कमेंट से घबरा जाता हूं, नहीं। आप कभी अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि किस लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है। खूब किसी कोई भी बहुत अच्छा हो सकता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बेस्ट टीचर हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर मैं खराब लगता हूँ तो मेरी रेटिंग खराब कर दीजिए। मैं पढ़ाता हूँ शौक से और बहुत मेहनत करके, और मैंने प्रूफ करा है लाइफ में कई बार कि व्हाट आई नो, व्हाट आई कैन राइट, व्हाट कैन यूपीएससी गिव। तो इसलिए मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जिससे मन करे उससे पढ़िए। ठीक है, और बायजूस में मेल कर दीजिए कि इस टीचर को हटा दिया जाए, बस मैं नौकरी करने चला जाऊंगा। धमकी मत दीजिए मुझे यहाँ पे। मानवीय गतिविधियों से व्यवधान, क्योंकि मैं आपको कचरा कंटेंट नहीं दे सकता, मैं वो हर चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आती है। मानवीय गतिविधियों से व्यवधान, मानवीय गतिविधियां भी, जैसे बम फोड़ दिया आपने, बम फोड़ दिया या कोई चट्टान तोड़ रहे हैं आप, तो चट्टान तोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे तो उससे भी तो भूकंप आ सकता है। अगर भूकंप आ सकता है तो सुनामी भी आ सकती है। भूकंप आ सकता है तो सुनामी भी, है ना। बॉम्ब ब्लास्ट, या चट्टाने तोड़ने के लिए भी तो बम ब्लास्ट करते हैं। आपको सीमेंट बनाने की जो फैक्ट्रियां होती हैं वो भी बम ब्लास्ट करती है। ठीक है, बम ब्लास्ट। अब बम ब्लास्ट से क्या हो सकता है, जो आ सकती है। और भी लैंडस्लाइड होने की मानवीय गतिविधि क्या होती है, देखिए, और मानवीय गतिविधि से कैसे लैंडस्लाइड होती है। हाँ, बिल्कुल, क्लाउड बस्ट भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो बारिश है वही क्लाउड बस्ट है ना। जब ज्यादा बारिश हो जाए तो क्लाउड बस्ट, तो वो अंतर्निहित है आपके क्लाउड बस्ट का रीजन वर्षा में, है ना। ऐसे देखो मानवीय गतिविधियों से कैसे होता है। सपोज करो ये पहाड़ है, अब इस पे आपने यहाँ पे क्या किया, हाईवे बना रहे हो आप। ठीक है, तो आपने इस पहाड़ को यहाँ से काट दोगे, काटोगे कि नहीं, इसके आसपास हाईवे बनाओगे तो काटोगे इसको, काटोगे पहाड़ी एरिया में, है ना। अब जब काटोगे तो यहां से क्या हो गया, इसके अंदर में सीपेज हो जाएगा। सीपेज, सीपेज मतलब से अब बारिश हुई है, बारिश हुई, तो अब ये यहाँ पे जो दरार बन गई है, इस दरार के सारे पानी नीचे आ सकता है कि नहीं अंदर। और अगर पानी अंदर आ गया, बारिश का पानी इसके अंदर आ गया, तो ये स्लोप को क्या बना देगा, इस स्लोप के सहारे, इस ढाल के सहारे क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। ढाल के सहारे ये यहाँ की मिट्टी खिसक जाएगी। तो ये जो आप देखोगे अभी जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है लैंडस्लाइड का, वाई लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा होने लगी, वाई, अभी अभी क्यों लैंडस्लाइड इतनी होने लगी, आप बताइए। इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस प्रश्न का, मानवीय गतिविधियां क्यों होने लगी है इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड उत्तराखंड में। यस, अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, विकास का कॉन्सेप्ट है,
वो उस कॉन्सेप्ट में जो पहाड़ी क्षेत्र का विकास है और जो मैदानी क्षेत्रों का विकास है, वो बिल्कुल एक हो गया है। मतलब कहने का है, यहां भी हाईवे और यहां भी हाईवे, दोनों जगह हाईवे बनाना है। यहां भी 4 लेन, 6 लेन, 4 लेन यहां पे। अब बताओ पहाड़ में 4 लेन हाईवे बनाने की क्या जरूरत है? बताओ। क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो नोशन बन गया है पहाड़ी क्षेत्रों में, वो ऐसा बन गया है कि जैसा मैदानी क्षेत्र में वैसे विकास करेंगे। तो मानवीय गतिविधियां क्या करती है, चट्टानों को तोड़ती हैं और उनके बीच में फिशर्स, दरारें पैदा कर देती हैं, दरारें पैदा कर देती हैं। और ये दरारों के सहारे वाटर क्या हो जाता है, परकुलेट कर जाता है, पानी अंदर चला जाता है। ठीक है, जब पानी अंदर चला जाएगा तो ये पानी इसको क्या बनाएगा, नीचे वाले तल को फिसलन भरा तल बना देता है। ठीक है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा डिजास्टर्स की इवेंट्स बढ़ी है। बड़े बड़े होटल बना दे रहे हो आप पहाड़ के पहाड़। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन लीजिए, अभी 10 दिन पहले ही बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपने विकास करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए पहाड़ की धारक क्षमता को, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ माउंटेन। हमें इसको ध्यान रखना होगा, पहाड़ों की धारक क्षमता को। देखिए कुछ कुछ टर्म है, ये टर्म यूज करेंगे तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ठीक है ना, पहाड़ों की धारक क्षमता। हाँ, रास्ते जो बनाए जा रहे हैं ये मतलब ठीक बात नहीं है। विकास का कॉन्सेप्ट हर जगह एक जैसा नहीं लगा सकते आप। आपको बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा और आपको विकास की कॉन्सेप्ट को भी बदलना होगा। ठीक है? अब जैसे भूस्खलन की क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं? भारत में लगभग इसमें मैंने 20 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट आपको पीछे बताया था जिसका ढाल 20 डिग्री से ज्यादा हो, वहां पे लैंडस्लाइड का चांस रहता है, हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये 20 डिग्री वाली बात जरूर लिखिएगा आपको कभी भी अगर लैंडस्लाइड आता है तो। और देखो क्या कह रहा है, भूस्खलन की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में वे क्षेत्र शामिल हैं जो हाल ही में निम्नलिखित परिवर्तनों से गुजरे हैं। नंबर 1, जिन क्षेत्रों को जंगल की आग का सामना पड़ा। अच्छा ये देखो, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर भी भूस्खलन का एक रीजन है, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, पहले से भी यहाँ भी लिख सकते हो। मानवीय गतिविधियों से जंगल की आग सबसे ज्यादा आती है। जंगल की आग, आगे चैप्टर भी पढ़ोगे आप, ये भी एक कारण है इसका। अभी कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जंगल की आग क्या करती है, जंगल की आग पेड़ों का बेसिकली काम क्या है, वो मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ के रखते हैं कि नहीं, बताओ आप। जड़ों से अपनी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। अब अगर मिट्टी को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, बारिश होगी, है ना, तो पेड़ क्या काम करेंगे, दो काम करेंगे, ऐसे समझिए। पेड़ क्या करेंगे, पहले तो अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। ठीक है, एक काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे पेड़, जब बारिश होगी, हाँ, अपर्दन नहीं होने देंगे। बारिश होगी तो पहले अपने ऊपर उस बारिश को सह लेंगे तब नीचे जाएंगे, तो अपर्दन नहीं होने देते, बहुत कम।
अब बताओ जंगल की आग क्या करेगी? जंगल की आग ये दोनों काम खत्म कर देगी कि नहीं? फॉरेस्ट फायर इन दो